हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इसका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 5वां नंबर है प्रकार, जिसका नाम क्या है? उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन नाम का टॉप जो है हमारा अभिक्रिया, उसको पढ़ रहे हैं। ये सेशन बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पायरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पायरेंट्स के लिए, और साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहा जा रहा है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ये है चाइना डिश, इसमें 1 ग्राम लिया गया, क्या हमारा 1 ग्राम चूर्ण लिया गया है तांबा का, उसको गर्म करने को कहा जा रहा है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके लिए सारी चीजें इकट्ठा की गई हैं। ये बर्नर नीचे लगाया गया है जो आग जलाने का काम कर रहा है। यहाँ जाली लगाई हुई है, ठीक है, जिस पर चाइना डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, ताकि चाइना डिस्क ब्रेक ना हो। और यहाँ तिपाई रखा हुआ है, तिपाई जिसके ऊपर ये रखा गया है, ठीक है, ये चाइना डिस्क रखा हुआ है। और चाइना डिस्क के अंदर में क्या रखा हुआ है? इसमें अंदर में कॉपर का चूर्ण रखा गया है। ठीक है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? देखिए, जब चाइना डिस्क में रख के 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को उसको गर्म किए तो कैसा हो गया? कॉपर के ऊपर में, तांबे के ऊपर में काली रंग की एक परत चढ़ गई। ठीक है, और वो काला पदार्थ कहाँ से आया, उसको समझने के लिए हमें ये चीज समझनी होगी कि कॉपर जो है वो कहाँ रिएक्शन अभिक्रिया किससे किया। तो अभिक्रिया इसने कॉपर ने किससे किया? हमारा कॉपर ने अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया किया इसने, तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया 2CuO। ठीक है, तो ये चीज बनाया। ये क्या है? ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर जो ऑक्साइड है ये काले रंग का हो जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो किस कलर का होता है? वो काले रंग का होता है। कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ जब इसका कॉपर का अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो है वो काले रंग का होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है इस गर्म पदार्थ यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अब देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो फिर से कॉपर बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है। तो ये अभिक्रिया फिर से दूसरी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉपर मिल जाता है और पानी। तो कॉपर फिर से मिल गया, तो ये ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का, तो भूरा कलर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न हुई है तथा कॉपर प्राप्त हुआ है। तो पिछले वाले अभिक्रिया में क्या हुई? तो कॉपर था हमारा, और कॉपर के साथ क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन का दहन किया गया और ये बना CuO। ठीक है, ये अभिक्रिया जो थी इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, कॉपर सिर्फ बचा। यहाँ कॉपर जो हमारा ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया और कॉपर बचा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया और कॉपर हमें अकेला मिल गया। तो ये जो अभिक्रिया थी पहली वाली, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था कॉपर के साथ और बना रहा था कॉपर ऑक्साइड। दूसरी जो है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और कॉपर मिल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत जो अभिक्रियाएं होती हैं वैसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ली हुई है और साथ में हाइड्रोजन। इनको जब थोड़ा गर्म किया जाता है तो कॉपर हमें मिल जाता है और साथ में पानी मिलता है।
अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन हुआ है कहा जाता है। ठीक है, जब कोई अभिक्रिया हो रही हो और उसमें ऑक्सीजन की जो है परमाणुओं की वृद्धि हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ हुआ कॉपर था और ऑक्सीजन था, इसमें क्या हुआ कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है, उपचयन। ठीक है, उपचयन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो उपचयन कहा जाता है, लेकिन अगर अगर अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऑक्सीजन उसमें कम हो रही हो, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन, अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर के साथ, तो ये कैसे अभिक्रिया हुई, उपचयन हुई। लेकिन ये जो यहाँ था कॉपर ऑक्साइड जो था उसके साथ हाइड्रोजन जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो आया वो क्या आया, कॉपर और साथ में वाटर। तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, ये अभिक्रिया हुई हमारी अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। अपचयन यानी ऑक्सीजन का अलग होना, अपचयन ऑक्सीजन का जोड़ना, उपचयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां दी हुई है कि अभिक्रिया जो है 1.29 में, ठीक है, यहां दी हुई है कि अभिक्रिया 1.29 में जो कॉपर था वो 2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था, मतलब 2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर था। ठीक है, और वहां क्या हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था। ठीक है, और इसमें पहले से कॉपर ऑक्साइड था और इसमें जब हाइड्रोजन हम लोग क्या किए, डाले, तो ये इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और सिर्फ कॉपर बचा, और साथ में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यहां पर उपचयन किसका हुआ और अपचयन किसका हुआ, देखिए यहाँ अपचयन किसका हुआ, तो हमारा कॉपर जो ऑक्साइड था, क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्यों, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन जो है वो अलग हुआ, तो ऑक्सीजन जब अलग हुआ तो क्या उनका अभिक्रिया हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन। ठीक है, अपचयन। लेकिन यहां पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहां तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, यहां तो ह्रास हुआ था तो अपचयन रिएक्शन हो गया, लेकिन यहां जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, तो यहां कौन सी अभिक्रिया हुई, यहां पर अभिक्रिया फिर से उपचयन ही हुई। क्या हुई, उपचयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन, हाइड्रोजन से वाटर का बनना, पानी का बनना, कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। ठीक है, अब देखिए तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक, देखिए अब ऐसा जो अभिक्रिया होता है जहां पर एक का अपचयन हो रहा हो, किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। तो वही उसी के बारे में कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम लोग उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, या फिर उनको क्या कहते हैं, या फिर उनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रिडॉक्स क्यों कहते हैं, रिडक्शन यहाँ होता है, अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन होता है जिसको उपचयन कहा जाता है। तो उसी में से रिडक्शन में से रेड निकाल दिया गया और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स और रेडॉक्स हो गया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इनको उपचयन अपचयन रिएक्शन भी कहा जाता है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये जो कॉपर ऑक्साइड था उसका अपचयन हो गया तो कॉपर बन गया, और जो हाइड्रोजन था यहाँ उसका उपचयन हो गया तो वाटर यानी पानी बन गया। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण, इनके कुछ और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ अपचयन हो रहा है किसका, हमारा जिंक ऑक्साइड का, और यहाँ से जिंक बन रहा है। ठीक है, और यहाँ जो कार्बन था उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और जो जिंक ऑक्साइड था उसका अपचयन हुआ और वो जिंक बन गया। उसी तरीके से यहाँ अगर हम लोग देखें तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इसका हमारा क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ +4 था इसका ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया और यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। इस अभिक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो ह्रास हुआ है तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, ये हुआ अपचयन। ह्रास होता है ऑक्सीजन का किसी अभिक्रिया में तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अपचयन हुआ, अपचयन। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हुई, यहां से यहां तक, तो ये हुई अपचयन, अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया हुई। ठीक है, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया हुई, तो यहां अपचयन अभिक्रिया हुई। ठीक है, कहां पे, तो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड था यहां से बन गया जब मैंगनीज डाइक्लोराइड, तब क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। लेकिन HCl में, HCl से ये HCl जो है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है H2O। क्या बन रहा है, H2O यानी कि पानी। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, ये हुआ उपचयन। क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये उपचयन अभिक्रिया हुआ। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ डिटेल में जब पढ़ेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो मैं बताया ही। और जो जिंक ऑक्साइड था वो अपचयित होकर के जिंक बनाया। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला अभिक्रिया में 1.32 में क्या हुआ है, 1.32 में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल था, ठीक है, वो वहां पर क्या हुआ, Cl2 जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपचयित हो गया। ठीक है, और जो हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड था वो मैंगनीज डाइक्लोराइड में अपचयित हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन की ह्रास हुई तो अपचयित हुआ है, और यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रोजन की ह्रास हुई है तो ये क्या हुआ, उपचयित हुआ। तो देखिए दो चीजें होती है, या तो ऑक्सीजन जुड़े तब उपचयन होता है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो तब भी वो क्या होता है, उपचयन होता है। और कहीं पे ऑक्सीजन का ह्रास हो तब तो वो अपचयित होता है, और वहां पे अगर हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है तब भी वो क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस तरीके से दोनों तरह से हो सकता है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो। लेकिन जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो पीछे हम लोग क्रियाकलाप में पढ़ चुका है 1.1 में। तो 1.1 में एक क्रियाकलाप दिया हुआ था जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा वह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो इस अभिक्रिया को मैग्नीशियम का उपचयन कहेंगे या अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ दो चीजें और दी हैं, इनको हमें पढ़ना है। एक तो दी हुई है कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है। एक तो जंग लगना लोहे में देखा है, नुकीली या जो भी चीज लोहे की जो भी चीजें बनी हुई होती हैं कुछ दिनों बाद जब वो पानी और हवा के संपर्क में ऐसे ही छोड़ दी जाती है बाहर, घर के बाहर या घर में भी हवा और नमी के संपर्क में, तो उन पे एक लालिमा लिए हुए भूरे कलर का परत चढ़ जाती है जिसको क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो होता है
वो उस लोहे के पदार्थ को नष्ट कर देता है, ठीक है, रस्टिंग जो होती है। तो रस्टिंग में भी क्या होता है हमारा, यही होता है, उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी कि जो फेरम होता है लोहा, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Fe2O3, तो ये चीजें बना लेता है। और यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे भी उपचयन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये जो है उपचयन की अभिक्रिया, जिसमें जंग लगना कहते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा ये सिर्फ लोहे पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि और चीजों पे भी प्रभाव डालता है। जैसे चांदी या तांबा जो होता है, उस पे भी जब उपचयन अभिक्रिया होती है तो क्या होने लगता है, अलग रंग का परत चढ़ने लगता है। चांदी कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, चांदी पर काला रंग छा जाता है, और तांबे पर हरा रंग। तो ये जो होते हैं, ये जंग लगाना या संक्षारण इसको कहते हैं, संक्षारण, ये किन किन कारणों से होते हैं। एक तो अम्ल के आसपास आने से होते हैं, जैसे तांबा जो है वो अम्ल के आसपास आएगा तो उस पर हरा रंग का परत बन जाएगा। या फिर आर्द्रता के पास आने पर, यानी नमी के पास आने पर, पानी के पास, जैसे लोहा पानी के पास आता है तो उसमें संक्षारण हो जाता है और वो भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जमती है और तांबे के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संक्षारण की वजह से रेलवे लाइन जो होता है, इसके अलावा लोहे के रेलिंग जो होता है, जहाज होता है, लोहे की बनी हुई जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, सभी संक्षारण से नष्ट हो जाती हैं एक न एक दिन, धीरे धीरे वो। और इस संक्षारण की वजह से हमारी संपत्ति को बहुत नुकसान होता है। हमें हर एक साल ये जो लोहे से बने हुए पदार्थ होते हैं इनको बदलना पड़ता है, ठीक है, और हमें दूसरा नया लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे संपत्ति का भी नुकसान होता है, लोहे का भी नुकसान होता है, और साथ ही साथ हमारे पैसे का भी होता है। अब एक और उपचयन अभिक्रिया की वजह से नुकसान होता है हमारे जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं उनमें, ठीक है, या तैलीय जो खाद्य सामग्री होते हैं उनमें। उस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है, स्वाद बेकार हो जाती है, और जो गंध होता है वो दुर्गंध में तब्दील हो जाती है। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। उपचयित जब हो जाते हैं वसा तो गंदे गंध देने लगते हैं, ठीक है, और उनका स्वाद जो होता है वो भी बदल जाता है, उनका गंध भी बदल जाता है, उनका रंग भी बदल जाता है। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो जो खाद्य सामग्री होते हैं या फिर वसा युक्त कोई पदार्थ होता है तो उसमें खाने वाला पदार्थ, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, वैसे गैस मिलाते हैं जो उनके साथ उपचयन की अभिक्रिया ना कर सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ऑक्सीजन नहीं भरते, ऑक्सीजन उसमें से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करके उपचयन अभिक्रिया करके क्या करेगा, उसको विकृत गंधिता उसका कर देगा और साथ ही साथ उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, कम सक्रिय गैस होती है, इस वजह से वो अभिक्रिया नहीं करेगी उनके साथ, और वो लंबे समय तक मतलब बने रहेंगे, ठीक है, पदार्थ खराब नहीं होंगे, ठीक है, तो लंबे समय तक वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी जो बर्तन होते हैं जिनमें वायु न जा पाए तो वहां पे भी क्या होती है, खाद्य सामग्री जल्दी नहीं खराब होती क्योंकि उपचयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए चिप्स की थैली में जो है ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि नाइट्रोजन गैस जो होती है कम सक्रिय होती है और ये जो है उपचयन की प्रक्रिया नहीं होने देती, और इस वजह से चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दिया आज। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर आज खत्म हो गया, ठीक है। तो यही सेशन को एंड करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।